क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। So the bob of simple pendulum is imparted at a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching at its extreme position if 60% of its energy is lost in overcoming the friction of air? ठीक है, देखो देखोगे मीन पोजीशन में है पेंडुलम का बॉब, और यहाँ पे हम इसको क्या किए, मान लो कि हम क्लिक किए और इस पर एक वेलोसिटी गेन हुआ 5 मीटर पर सेकंड का, 5 मीटर पर सेकंड का ये वेलोसिटी गेन किया, ठीक है। इसका वेलोसिटी हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि ये मैक्सिमम कितना हाइट तक राइज करेगा यदि इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जब वेलोसिटी गेन किया इसका मतलब क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यदि इसका काइनेटिक एनर्जी 60% लॉस कर जाता है और यहां तक जब पहुंचा तो वह 40% ही काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, और 40% काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होके वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हाइट वो गेन करेगा, तो चलो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हाइट जो गेन करता है h, बॉब का मास को हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, बॉब के मास को हम लोग एज्यूम करते हैं m। तो एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो हम बोलेंगे हाफ m v स्क्वायर, दैट इज हाफ, m का वैल्यू नहीं पता, m के ही फॉर्म में रहने दो, v स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है, 25/2m जूल, ठीक है। अब 60% लॉस कर जाता है ना, ये क्वेश्चन में दिया है। हाँ सर। ठीक है, तो जब 60% लॉस कर दिया मतलब इसका 40% ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका जो 40% जो भी होगा और वह वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी में पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और कितना हाइट गेन करता है, सपोज h, तो हम बोलेंगे एट हाइट h पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 40% ऑफ दिस वन 25/2 m जूल, ये जूल में। तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, 40/100 इंटू 25/2m, और g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर। तो 10 ले लेते हैं, m कैंसिल हो जाएगा, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 इंटू h इक्वल टू ये कटा, ठीक है। फिर यहां से यदि काट दे तो ये है 5 5 जा 5 2 जा, ये कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आया 5, 10 आके डिवाइड होगा, तो h का वैल्यू क्या आया 5/10, दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है। यही है आंसर, मिल गया, देख लो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही है, इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है इसका 40% ही उसके पास है जब मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है, तो 40% ऑफ दिस, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और होगा mgh। तो यहाँ से सारा वैल्यू पता है सिवाय h के, h। यहाँ पे और एक चीज गौर करने वाली बात है, मास नहीं दिया था तो कोई नहीं, मास को m एज्यूम कर लिए, बाद में कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछते जाइए।
ले लिए सर। ठीक है, मिटा देते हैं। और कोई डाउट है बताओ। और कोई डाउट है बताओगे। और कोई डाउट नहीं। नो सर। बुक अपना देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लो, कहीं दिक्कत है तो। नया चैप्टर स्टार्ट करें। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा देखोगे, हमारे पास तो जो एक पीडीएफ फाइल है आईसीएससी बोर्ड का जो बुक है उसके लिए, तो उसमें वर्क एनर्जी पावर में एक सेक्शन ये भी बनाया है, एक एक्सरसाइज ये भी बनाया है जिसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, क्या अभी आप लोग के बुक में है कि हटा दिया गया है? देखोगे जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात किया है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी है। यस सर। यस तो सर। ये पोर्शन हम पढ़ाएं कि छोड़ दें, आप लोग ये बताओ। एक बार टॉपिक देख लो, यदि लग रहा है कि सर ये सब पढ़ा हुआ चीज है, बहुत बार पढ़े हैं, तो छोड़ सकते हैं। पढ़ाई हुआ है, दूसरा टॉपिक छोड़ दीजिए। तो इसको हम पढ़ाएं कि छोड़ दें? सर छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें। हाँ ठीक है, ये बोरिंग पोर्शन है, वैसे भी पढ़ाया चीज है, ये सब पहले से भी पढ़े हुए हो, इसीलिए छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर देखोगे, आप लोग का ये होमवर्क है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, और क्वेश्चंस यदि कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो वो पूछ लोगे। आई थिंक न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो शायद दिक्कत करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के बारे में। ठीक है, तो एक बार चैप्टर खुद से पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर करोगे, जहां दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लोगे। ठीक है, आज चलो नहीं पढ़ा रहे हैं, और जहां दिक्कत होगा जो टॉपिक वही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मशीन जो चैप्टर है, ध्यान देना। मशीन में लीवर शायद हटा दिया है, देखे हो सिलेबस? यस सर, हट गया। यस सर, हटा दिया। अब बचा क्या मशीन चैप्टर में? देखो उसमें कौन सा पोर्शन बचा? एक पुली बचा, और सो वो प्रिंसिपल ऑफ मशीन, एमआर, वीआर, हाँ ये चैप्टर में तो करेंगे ही हम लोग। हाँ, मशीन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज पुली पढ़ेंगे। में भी एक पार्ट हटा दिया गया है, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली। हाँ, तो पुली एक रहा, और क्या रहा? इंक्लाइंड प्लेन वगैरह, इस तरह का भी एक एक्सरसाइज है क्या? आपके बुक में कितने एक्सरसाइज है मशीन में? ये देखो, 3 या तो 2 एक्सरसाइज है। अच्छा, 2 ही एक्सरसाइज है, उसमें एक लीवर से रिलेटेड है और एक पुली से रिलेटेड है ना? तो 2 हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, तब ये एक क्लास में ही हो जाएगा। लेकिन ये आज हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको देखना होगा कि क्या क्या आपका वहां पे पोर्शन में है, और क्वेश्चंस भी हम लिख के रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि बुक तो मेरे पास रहता नहीं है, तो उसको जो जो चीजें पढ़ाना है हम वो लिख के रखेंगे, वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे खुद से, और उस सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी क्या हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कर दीजिए सर। कर दीजिए सर। हाँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पुली
बस क्योंकि एक ही पार्ट पढ़ना है तो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन यदि डिस्कस होगा तो ठीक है, अदरवाइज और एक क्लास लगेगा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, तो एक या दो क्लास लगेगा। तो हम लोग चलो डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद शायद स्पेक्ट्रम है, उसमें भी काफी सिलेबस हटाया है स्पेक्ट्रम में, अभी हम वही देख रहे थे सिलेबस, तो देखे कि स्पेक्ट्रम में भी हटाया है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक बार आप लोग भी देख लेना, लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन है वो नहीं, वो भी शायद हटा दिया है, बनाने के लिए नहीं देगा। सिर्फ डायग्राम है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा डायग्राम है ना? हाँ, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन बिना डायग्राम वगैरह के हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डायग्राम उसका बैकबोन है लेंस के लिए। तो सिलेबस पे हटा भी देता तो हम लोग को तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि उसका बेसिक चीजें हैं। और कुछ कुछ चीजें यदि सिलेबस से हटा भी दिया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना, ये ऑब्जर्व किए होंगे, सपोज कोई एक ग्लास स्लैब है, कोई ग्लास, मोटा सा एक ग्लास स्लैब है, ग्लास शीट, थिकनेस काफी ज्यादा, लेजर लाइट यदि इस तरह से, रेड कलर का लेजर लाइट इस तरह से भेजते होंगे ऐसे, लाइट का प्रॉपर्टी है कि वह हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट का प्रॉपर्टी है कि वह स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लेकिन आप पाओगे कि जिस तरह से स्ट्रेट सीधा जाना चाहिए, आप पाओगे कि थोड़ा सा बैंड करके चला गया, फिर आगे आ रहा है तो बैंड करके निकल रहा है। रेड लेजर लाइट इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन आपको बैंड दिखेगा। ये ऑब्जर्व किया हो सकता है बुक में फिगर में भी ऐसा दिया हुआ है, या विजुअलाइज भी किए होंगे रियल लाइफ में, कभी ऑब्जर्व किया हुआ ही है। हाँ सर। ठीक है, तो यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है कि जब भी लाइट रे को एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में हम भेजते हैं, तो क्या होता है कि जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका पाथ बैंड करता है। और ये जो बैंडिंग है, बैंडिंग ऑफ लाइट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस तरह से देखा गया कि यदि हम लाइट को, यदि दो मीडियम हम लिख रहे हैं, एक है एयर और दूसरा है क्या, वाटर, तो एयर से यदि वाटर में भेज रहे हैं तो पा रहे हैं कि लाइट रे को इससे जाना चाहिए, लेकिन वो बैंड किया, और किधर बैंड किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यह है इंसिडेंट रे। और जो बैंड हुआ बाद में जो रे, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। मींस लाइट रे एयर से गया, वाटर पे गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, आने वाला जो लाइट रे है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये दोनों मीडियम को अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला ये फेस है, इंटरफेस, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यदि हम लोग नॉर्मल खींचते हैं तो हम लोग पाते हैं कि लाइट रे जिधर जाना चाहिए था वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करता है। ठीक है, और ध्यान देना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब पढ़े हुए थे तो वहां पे भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल लेते हैं,
मतलब कभी भी हम लोग यहाँ पे एंगल का यदि डिस्कस करते हैं तो एक रे रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे, दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो बैंड किया हुआ रे है, और ये है नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल यदि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करें तो I इक्वल टू आर था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। लेकिन क्या यहाँ इक्वल होगा? देखो तो आर दोनों इक्वल होगा? नो सर। ये यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, तो कुछ अलग ही रूल्स जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जब भी लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से जब दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो लाइट का जो पाथ है वो बेंड करता है। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यदि हम एयर से वाटर में भेजे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड किया, लेकिन यदि इस तरह से भेजते हैं, मान लो कि लेजर लाइट हम इधर से भेज रहे हैं, लाइट रे इंसिडेंट रे हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये नॉर्मल। तो हम लोग देखे कि लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये पाते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड नहीं करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या रीजन है कि किसी केस में नॉर्मल की ओर झुक रहा है, किसी केस में नॉर्मल से दूर भाग रहा है? तो पाया गया कि ये डेंसिटी का फर्क है। एयर जिसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, वाटर के कंपैरिजन में पार्टिकल्स इसमें सामने सामने, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। और वाटर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रे को रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर भेजते हैं, लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करता है। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है, डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करता है, ठीक है। ये देखा गया। रीजन क्या है, ध्यान दोगे? जब भी लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है, स्पीड ऑफ लाइट रे वैरी करता है, चेंज करता है, जिस कारण से लाइट का पाथ जो है वो डेविएट कर जाता है या बेंड कर जाता है। एयर में लाइट का जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही लाइट रे एयर से वाटर में जैसे ही इंटर करता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। यहाँ पे इसका स्पीड कितना है, ध्यान दोगे? 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स, ध्यान दोगे, इंसिडेंट रे आ रहा है, काफी ज्यादा स्पीड है, लेकिन दूसरे मीडियम में जैसे ही गया इसका स्पीड थोड़ा कम हो जा रहा है। जब कम हो जा रहा है, जाना चाहिए था ऐसा, कम हो जा रहा है तो स्पीड जब कम हुआ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये शॉर्टकट पाथ अपना रहा है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ा रास्ता इसका पाथ जो है छोटा हो बैंड पे। जब स्पीड कम हो जाएगा तो पाथ भी इसका कम छोटा होगा। यहाँ पे देखो, लाइट रे से जा रहा है, वाटर में स्पीड कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रहा है, एयर में जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जैसे ही स्पीड बढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए क्या है, वो नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो रीजन यही है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड ऑफ द लाइट रे चेंजेस, एज अ रिजल्ट इट्स पाथ गेट्स बेंड। इसका पाथ जो होता है वो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, बेंड कर जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है तो बोलोगे? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं।
देखो अभी हम एक चीज बताए कि लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड वेरी करता है, जिस कारण से क्या है ये बैंड कर जाता है। लेकिन एक जगह पे इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से नहीं दिया जा सकता है। देखोगे यदि देखा गया एयर है, यहाँ वाटर है, लाइट को यदि हम नॉर्मली इस तरह से भेज रहे हैं नॉर्मली, तो हम लोग पाते हैं कि लाइट रे बैंड नहीं करता है, वो सीधा जाता है। बुक में तो यही दिया है कि लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम जाता है तो उसका स्पीड चेंज कर जाता है, जिस कारण से या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करता है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड, स्पीड वेरी होने की कारण। लेकिन यहाँ पे भी तो वही बात है, स्पीड एयर में है ये, वाटर में आता है तो स्पीड ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बैंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो जब डायग्राम बनाए हुए हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिख देते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहीं पे लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हेन अ लाइट रे इज पास्ड फ्रॉम one optical medium to another, the path of light bends. This bending of light is called refraction of light. और ये when light goes rarer to denser medium, it bends towards the normal. When light ray goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal and it bends स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, देखो
देखो सपोज ये दो मीडियम का हम बात कर रहे हैं, ये एयर है, ये सपोज ग्लास है, या ग्लास ही अज्यूम करते हैं, सॉलिड ग्लास। देखो यदि हम लोग लाइट रे को नॉर्मली यदि इस तरह से इंसिडेंट करते हैं तो वो बैंड नहीं करता है, वो सीधा आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, चलो इसका रीजन जानते हैं। देखो लाइट रे जो है इतना नेरो पार्ट होता है कि वो विजिबल भी नहीं हो सकता है, देखा नहीं जाएगा। लाइट रेस के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो एक्चुअल में लेजर लाइट भी यदि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बीम ऑफ लाइट होता है, वो बहुत सारा लाइट रेस का कलेक्शन है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत नेरो होने के कारण इसको हम लोग लाइट रे के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एज्यूम करते हैं कि जो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसको काफी ज्यादा ब्रॉड करके दिखाया जा रहा है। सोचो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस तरह से बड़ा करके दिखाया जाता है उस तरह का, बहुत ही नेरो पार्ट है लेकिन उसको ब्रॉड करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो लाइट इस तरह का है, ध्यान देना। लाइट रिफ्रैक्ट कब करता है, बैंड कब करता है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है, जब ये ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है, टेढ़ा टेढ़ा जब इंसिडेंट करता है। तो ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं, देखोगे मान लो कि ये है लाइट रे, चलो सामने थोड़ा लेते हैं। ध्यान देना, ये लाइट रे है पूरा का पूरा मोटा करके दिखाया गया, और एक साथ यदि लाइट रे होता तो इस तरह से होता, ये एक साथ जाने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि ये दो पॉइंट है जो सेम लेवल पे है, सेम फेज पे है, ये इस तरह से। देखो ये किस लिए दिखाया गया है, लाइट रे जैसे ही जाता है थोड़ा सा बैंड करता है और बैंड करके इस तरह से सपोज हो गया। फिर जब बाहर निकलता है तो बैंड करता है, इस तरह से बैंड किया सपोज। ठीक है, ध्यान देना, जब लाइट ऑब्लिकली तिरछा जब हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो देखो लाइट का एक पोर्शन, ध्यान देना, सपोज ये ए है, इधर वाले पोर्शन को ए बोल रहे हैं, इधर बी बोल रहे हैं, वही पोर्शन चलो हम मान के चलते हैं ये ए ये बी। जब लाइट इस तरह से ऑब्लिकली जब इंटर करता है तो सेम लेवल पे जो लाइट का पोजीशन है ए और ये बी, ये पोजीशन क्या होता है, पहले इंटर करता है, मतलब एयर से ग्लास में ये पहले गया, ये पोर्शन जो है वो आगे की ओर बढ़ चुका है, लेकिन ये पोर्शन अभी तक नहीं आया, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, कुछ बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम लेता है लेकिन कुछ देर के बाद वो इंटर करता है। तो होता ये है जब ऑब्लिकली इंटर करता है तो ये जो पोर्शन है ये इंटर कर चुका है और ये अभी तक इंटर नहीं किया हुआ है, जिस कारण से लाइट के एक पोर्शन का स्पीड कम हो जाता है लेकिन दूसरे पोर्शन का स्पीड क्या है, अभी भी ज्यादा है। मतलब इस तरह का देखोगे, बायो में एक चीज पढ़े हुए हो कि टेंड्रिल्स का जो ग्रोथ होता है, क्रीपर वगैरह में इस तरह का होता है, इस तरह का शेप का बनाता है, इस तरह का होता है। वहां पे ग्रोथ क्या होता है, इनर पार्ट पे ग्रोथ कम होता है और आउटर पार्ट पे ग्रोथ ज्यादा होता है, जिस कारण से इस तरह का शेप बन जाता है। देख लो, ग्रोथ
रेट कम है और यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लेंथ कम और यहाँ पे लेंथ ज्यादा। यदि ऐसा होगा कि यहाँ पे लेंथ कम और ये ज्यादा, तो अपने आप ये बेंड कर जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह का बात है, देखोगे, एक मिनट, ध्यान देना है। अब यहाँ पे किस ढंग से समझ पाओगे, देखो कितना आपको विजिबल है ये पोर्शन। देखो ये मान लो कि हम हॉरिजॉन्टल ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, ये जैसे दिख रहा है कि एक पोर्शन यदि आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, ये पोर्शन मान लो कि आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है, स्पीड ज्यादा है, और एक यदि पीछे रह गया, तो क्या होगा, एक पीछे रह गया और एक आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, तो क्या होगा, ये बैंड हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक अंदाजा लगा कि एक सेम लेवल पे है और ये पीछे रह रहा है और ये आगे रह रहा है, आगे यदि बढ़ना चाहेगा तो क्या होगा, ये पोर्शन देखो, ये अपने आप क्या हो रहा है, बैंड हो जा रहा है, आगे की ओर इस तरह से मुड़ रहा है। मतलब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, ये सेम लेवल पे जो पोर्शंस है लाइट के लिए, ये पोर्शन इंटर कर चुका है, मतलब यहाँ पे स्पीड कम हो गया, यहाँ पे स्पीड अभी भी ज्यादा है, इस कारण से क्या हुआ, ये बेंड हुआ, मतलब इसका लेंथ ज्यादा होगा और इसका लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, और लेंथ कम हो जाने के कारण क्या है, बेंड होगी। यहाँ पे भी वही बात होता है, इस तरह से जाएगा, ये पोर्शन पहले निकल रहा है और इसके लेवल में जो है ये पोर्शन बाद में निकल रहा है, मतलब इसका स्पीड बढ़ चुका और अभी उधर स्पीड अभी भी कम है, जिस कारण से क्या है, इसका लेंथ ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ऑब्लिकली, जब टेढ़ा ऑब्लिकली लाइट रे जब इंटर करता है, तभी लाइट क्या होता है, बेंड करता है। लेकिन यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यदि इंसिडेंट कराए इस तरह से, ये ए बी है, तो देख लो, ए पोर्शन जब इंटर करेगा तो बी पोर्शन भी उसी समय इंटर करेगा, जिस कारण से क्या है, जब एयर में था तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, इस पे स्पीड ज्यादा है, जब अंदर आ गया मतलब इस जगह पे स्पीड कम हुआ और इस जगह पे स्पीड कम हुआ, दोनों पे सेम टाइम में स्पीड में डिक्रीज हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पे ऑब्लिक या टेढ़ा नहीं हो रहा है, बेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये तिरछा जाता है, ये पोर्शन पहले अंदर जा चुका, स्पीड कम हो गया, अभी भी इसका स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड में वेरिएंस होने के कारण ही क्या है, ये बेंड कर जाता है। समझ पाए, ये मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि मान लो कि कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मीडियम्स में क्या हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, तो इसी को ब्रॉड करके दिखाया गया। समझ गए इसमें की दिक्कत है? समझ गए सर। समझ गए सर। Yes, sir. चलो ठीक है। हालांकि ये जो फिगर से हम समझाए सिर्फ इसलिए कि ऑब्लिकली जब भेजते हैं तभी बैंड करता है, नॉर्मली तब बैंड नहीं करता है, ठीक है। हालांकि इसका रीजन में ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हैं, रीजन तो वही लिखेंगे कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड वेरी करता है, और स्पीड कैसे वेरी करता है, जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, फिर जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और स्पीड जब कम होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, स्पीड जब ज्यादा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा। यहाँ पे यदि नॉर्मल खींचे, देख लो ये नॉर्मल है, तो जाना चाहिए था, लग रहा है जैसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड किया। यहाँ पे देखो, यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे लग रहा है जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड, है ना। तो ये है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं क्या है।
रीजन भी लिखा दे रहे हैं टॉपिक बना के। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन ये भी दे देता है, स्पीड एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट एक वेव है, ठीक है, लाइट एक वेव है, किस तरह का वेव है बता सकते हो, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? वेव के बारे में पढ़े हो ना, क्लास 9 में साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे। So transverse. ट्रांसवर्स ही है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है। तो ध्यान देना, जब वेव का जो स्पीड है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, याद करना, वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेव वेलोसिटी या वेव का जो स्पीड है वो वेरी कर रहा है, किस कारण से, फ्रीक्वेंसी के चेंज करने के कारण कि वेवलेंथ के चेंज करने के कारण, ये क्वेश्चन भी देता है ऑब्जेक्टिव में। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है क्या, वेवलेंथ। चेंज क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ छोटा हो जाता है। वेवलेंथ का मतलब आप समझते होंगे, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो ये वेवलेंथ कम हो जाता है, जब वेवलेंथ कम होगा तो स्पीड भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब उसी तरह का आप सोचो, याद रखने के तौर पर, कि यदि हम जमीन पे चल रहे हैं, मतलब हमारे पाँव के बीच, फीट लेग्स के बीच में एयर है, हम दौड़ पाते हैं स्पीड। और यदि हम पानी में दौड़ते हैं, मतलब हमारे पाँव के बीच क्या है, वाटर है, डेंसिटी ज्यादा है, तब हमारा स्टेप्स जो होगा, कदम जब आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेप्स जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वहां पे छोटा हो जाएगा। मतलब जब स्टेप्स छोटा हो जाएगा तो धीमा हो जाएंगे हम लोग, स्पीड कम हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा, डेंसर मीडियम में स्पीड कम। और डेंसर मीडियम में जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा वेवलेंथ उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वेवलेंथ भी यहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस as a result the speed of light, क्योंकि हमको पता है वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट आल्सो गेट्स चेंज्ड, hence the path of light ray bends। ठीक है, यही है रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
देखो ध्यान दोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है, पहले हम समझा देते हैं फिर हम लिख रहे हैं। सपोज ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। लाइट इस तरह से यदि गया, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल है। लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बैंड किया ऐसे किया, रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान देना, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन रिफ्रैक्शन का जो दो लॉ है उसमें से एक लॉ ये कहता है एंगल आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, चलो ठीक है। लेकिन यदि हम लोग एंगल के साथ यदि साइन, जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का वैल्यू लिए, साइन आई और साइन आर लिए और इसका रेशियो लिए, यदि हम ले रहे हैं साइन आई बाय साइन आर, इसका रेशियो लिए तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। सपोज आई के जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है सपोज 45 डिग्री, तो हम लोग आई के जगह पे बोलेंगे 45 डिग्री। सपोज यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे साइन 45 बाय साइन 30। साइन 45 का वैल्यू लगभग 0.7 के करीब होता है और ये 0.5। कैंसल यदि करो तो वैल्यू, एक अंदाजा वैल्यू ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं। साइन 45 का वैल्यू 0.7 के बाद भी कुछ है, इग्नोर। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 1.4। साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू क्या आया 1.4, एक वैल्यू आया 1.4। अब देखो यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, यदि हम कर लेते हैं, ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 क्या किए, एंगल 45 के बजाय हम बढ़ा दिए, साइन 50 लिए। तो जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 33 डिग्री, तो साइन 33 डिग्री हुआ। लेकिन ये जो लॉ है ये कहता है कि भाई आप एंगल बढ़ाओ ये भी बढ़ेगा, और जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा रेशियो, यहाँ पे कुछ वैल्यू आया, यहाँ पे कुछ वैल्यू आया, कैलकुलेट करने पे वैल्यू हमेशा वही आएगा जो पहले आ चुका है, कितना 1.4। एंगल और बढ़ा लो 60 कर लो, यहाँ पे भी बढ़ेगा। दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा रेशियो, वह हमेशा आएगा 1.4। दैट इज फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये 1.4 क्या हमेशा हर मीडियम के लिए है? नहीं, ये एयर है, ये वाटर है, इसके लिए यदि 1.4 आया, ये एयर और ये ग्लास है, कुछ अलग आएगा 1.5 आएगा। ये यदि एयर है और ये कोई ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, हो सकता है कुछ अलग आएगा 1.3 आएगा, ठीक है। तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया the ratio of sin I to sin R is constant, ठीक है। यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो लॉ है दिया गया था स्नेल के द्वारा, SNELL, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ
angle of incidence, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant for given pair of media and given light ray. ठीक है, लाइट रे का कलर नहीं चेंज करेंगे, कलर चेंज करने से भी वैल्यू चेंज होता है। तो लाइट का कलर और मीडियम यदि हम लोग यही रखें तो साइन आई बाय साइन आर, आई का वैल्यू बदल लो, आर का भी वैल्यू बदलेगा, लेकिन जो वैल्यू है टोटल जो फाइनल वैल्यू आएगा 1.4 आया है तो हमेशा वही आएगा। क्या ये समझ गए? एक जो लॉ हम समझाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बताए हैं और एक बताएंगे। इन्हीं को दिक्कत है बोलोगे? नो सर। No, sir. चलो ठीक है, ठीक है। सेकंड और एक जो लॉ है, हालांकि पहले जो बता दिए वो सेकंड लॉ है, वो बाद में लिखा देंगे। पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane। इसका क्या मतलब है देखोगे, सपोज ऊपर में है ऑर्डर, यदि लाइट रे इस तरह से गया, मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल हम इमेजिन कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइन, और लाइट रे इस तरह से गया, लाइट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन बैंड किया थोड़ा सा ऐसे, तो लॉ ये कहता है कि तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा। मतलब यदि हम एक व्हाइट पेपर लाएंगे ऐसे, तो इंसिडेंट रे जहां पे है जिस पेपर पे, नॉर्मल भी उसी पेपर पे होगा, और रिफ्रैक्टेड रे जो बैंड किया इसी पेपर पे होगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। कभी ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यदि इस पेपर पे लाई कर रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है उसके ऊपर होके चला जाएगा या नीचे ऐसे होके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। ये हालांकि मिलता जुलता मिल रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी कुछ ऐसा ही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे भी वैसा ही है, बस रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड की जगह, ठीक है। याद हो जाएगा ये, देयर आर टू लॉज हियर, याद कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक है, हम लिखा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लिखना बाकी है, स्पेस नहीं है, बाद में लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया सर। ठीक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान दोगे। और एक छोटा सा टॉपिक चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, कोई भी ग्लास स्लैब से यदि हम लाइट रे को पास करें तो किस तरह का फेनोमेनन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, एक डायग्राम है, उस डायग्राम से समझते हैं ये। और ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज ये ग्लास स्लैब है इस तरह का, है ना। एज्यूम करते हैं एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट करा है। ठीक है, लाइट रे जाना चाहिए था ऐसा, ये इंसिडेंट रे है। लेकिन किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलोगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रहा है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ये सपोज ऐसे गया, ये रिफ्रैक्टेड रे। फिर ये दूसरे फेस के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगा, ये नॉर्मल है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे। अवे। सही है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया तो इस तरह से गया। ये इंसिडेंट रे है, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और बाद में फाइनली ये निकला तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, ध्यान दोगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये देखो तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? कोई रीजन है आपके पास ये दोनों इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, sir. अल्टरनेट एंगल, Yes. ये दोनों फेस पैरेलल है।
इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, देख लो इस फेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये है, तो दोनों परपेंडिकुलर जब है तो ये 90 ये 90, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो, सॉरी पैरेलल होगा कि नहीं, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है। रेड मार्कर जो यूज किए हैं दोनों नॉर्मल पैरेलल है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. तो जब पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये जितना भी होगा ये भी उतना ही होगा, इसलिए दोनों एंगल का वैल्यू सेम लिखते हैं, आर तो यहाँ पे भी आर, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे, ध्यान देना ये प्रूफ भी पूछता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये पूछता भी है। ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, प्रूफ नेक्स्ट डे हम बताएंगे। दूसरा इंसिडेंट रे पैरेलल होता है किसके, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे को यदि हम आगे की ओर बढ़ाएं तो आप पाओगे कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इमर्जेंट रे है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। इंसिडेंट रे यदि आगे की ओर बढ़ता है, हालांकि बेंड कर गया, यदि आगे की ओर बढ़ाया जाए तो आगे जाएगा, और किसके पैरेलल है, इमर्जेंट रे की। ये दूसरा पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस के साथ शिफ्ट किया इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डी, डी का मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, चार चीजों पे डिपेंड करता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। याद रखना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, टी का मतलब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लेब, यदि ग्लास का थिकनेस ज्यादा होगा तो ये शिफ्ट भी ज्यादा करेगा। दूसरा, lateral displacement directly proportional to angle of incidence। तीसरा, lateral displacement directly proportional to refractive index of glass। एक टर्म हम अभी नहीं पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। और एक है फैक्टर, lateral displacement is inversely proportional of wavelength of light ray। मतलब लाइट का यदि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अच्छा बताओगे किस कलर के लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है? Sir, red. वेरी गुड, 800 नैनोमीटर, और सबसे कम होता है वॉयलेट का 400 नैनोमीटर। Violet. यदि हम लोग बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम, और उसका होगा 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये रे डायग्राम है, ये ड्रॉ करने देगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वेवलेंथ ऑफ लाइट रे। आई और ई इक्वल होगा समझ गए हो ना? एनी डाउट? No, sir. कोई डाउट है, पूछने का है?
No, sir. No, sir. No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब ड्रॉ कर लेना, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।